हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम इंडियन इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, फिफ्थ सेमेस्टर का। ये एक काफ़ी दिलचस्प कोर्स है। बस इसको पढ़ाना ढंग से चाहिए तो बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में। तो आज मैंने आपके लिए नोट्स भी तैयार किए हैं। तो 3 मेन ऑथर्स हैं जो हमें पढ़ने पड़ेंगे: जॉन ड्रेजे, अमर्त्य सेन और प्रणब वर्धन। और आप ये लगा के चलो कि इंडिया चाइना कंपैरिजन से क्वेश्चन आने की बहुत तगड़ी प्रोबेबिलिटी है। लगा के चलो लगभग लगभग सर्टन है कि क्वेश्चन आएगा। और हम छोटे टाइम में समरी जैसे इसको पूरा पढ़ लेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट है रीडिंग से या बाहर से भी वो आपको मिल जाएगा इसमें। और ट्राई करूंगा कि इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाऊँ आप सबको। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहली चीज़ तो इंडिया चाइना दोनों को जो इंडिपेंडेंस मिली एक तरह से, वो मिली थी 1947 में इंडिया को, और 1949 में चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी आई थी माओ के अंडर। इंपीरियल रूल से दोनों इस टाइम पे फ्री हुए। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इन दोनों की पॉपुलेशन पॉपुलेशन डेंसिटी, क्योंकि चाइना में कम जगह पे लोग रहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन और कंडीशंस काफ़ी सिमिलर थी जब उन्होंने स्टार्ट किया दोनों ने। तो हुआ क्या कि की डिफरेंस, ये पॉइंट देखिए आप, जो फर्स्ट पॉइंट मैंने वो कर रखा है, ये देखिए। A key difference between India and China was that China had greater physical capital, better social infrastructure, better health and education outcomes, greater factor productivity. अब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, चाइना और इंडिया में पर कैपिटा इनकम जो थी दोनों की 1980s तक सेम थी पर कैपिटा इनकम। ठीक है, 1980s तक पर कैपिटा इनकम तो सेम थी, मगर जो हेल्थ एजुकेशन आउटकम्स हैं वो चाइना के बहुत बेहतर थे इंडिया से। एक स्टडी निकाली थी जॉन ड्रेजे और अमर्त्य सेन ने, ये आपकी रीडिंग्स में नहीं है लेकिन बहुत ज़रूरी है इंडिया चाइना को समझने के लिए। एक स्टडी निकाली थी फैमिन्स के ऊपर, जो माओ के टाइम में फैमिन्स हुए थे 60 में। उन फैमिन से 3 करोड़ लोग मर गए थे, 3 करोड़। तो ये तो बहुत खराब बात है। फैमिन्स तो नेचुरल थे, मगर माओ अथॉरिटेरियन था, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी अथॉरिटेरियन थी, उसके कारण इंफॉर्मेशन का फ्लो कम था। तो 3 करोड़ लोग मर गए। ये जॉन ड्रेजे अमर्त्य सेन की स्टडी है, उसका फर्स्ट पार्ट है। मगर उसका सेकंड पार्ट क्या बताता है? सेकंड पार्ट ये बताता है कि, यहां से पढ़िए, चाइनाज हेल्थ एंड एजुकेशन आउटकम्स वर सो मच बेटर देन इंडिया that India caused 3.9 million extra deaths. Despite the famines, India had an extra of around 90 million deaths in those 30 years. चाइना की 7 deaths per thousand, इंडिया की 12 deaths per thousand. तो अमर्त्य सेन और ड्रेजे क्या बता रहे हैं सेकंड पार्ट में? फर्स्ट पार्ट तो बहुत फेमस हुआ है स्टडी का, सब जानते हैं 3 करोड़ लोग मरे माओ के फैमिन्स में। सेकंड पार्ट कोई नहीं जानता कि इंडिया में उसी टाइम में माओ के रूल तक 9 करोड़ 90 मिलियन 9 करोड़ लोग एक्स्ट्रा मरे। चाइना में 7 डेथ्स पर थाउजेंड होती थी और इंडिया में 12 डेथ्स पर थाउजेंड। अब तो ऐसा क्यों था? क्योंकि चाइना की हेल्थ, इम्यूनाइजेशन, मीजल्स की, ये सारी, पोलियो की इम्यूनाइजेशन, हेल्थ आउटकम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब बहुत बेहतर था, डिस्पाइट द फैक्ट कि दोनों की पर कैपिटा इनकम 1980s तक सेम थी। अब एक और चीज समझनी बहुत जरूरी है कि उस टाइम में, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रखेंगे तो आपको समझ अच्छे से आएगा पूरा। ये सेकंड पॉइंट है, याद रखना। इंडिया को कंपेयर करें जब हम दूसरे कम्युनिस्ट नेशन से, जैसे यूएसएसआर, वियतनाम, क्यूबा, चाइना, जो उस टाइम पे कम्युनिस्ट थे, इंडिया में क्या प्रॉब्लम्स थी? इंडिया के लैंड रिफॉर्म्स पुअर थे। 3 ही स्टेट्स हैं जहां पे लैंड रिफॉर्म्स हुए हैं इंडिया में, वेस्ट बंगाल, केरला और कश्मीर। बाकी कहीं जगह लैंड रिफॉर्म्स नहीं हुए अच्छे खासे। और पब्लिक हेल्थ और प्राइमरी एजुकेशन में कम्युनिस्ट नेशंस ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी। इंडिया में प्राइमरी एजुकेशन का निगलेक्ट था और हायर एजुकेशन पे इंपॉर्टेंस थी, हायर एजुकेशन। तो एंटी मास बायस थी, मतलब मासेस के लिए नहीं, क्लासेस के लिए काम किया गया। पूरे इंडिया में मैं ऐसे नहीं कहूंगा, मगर एजुकेशन के मामले में, जैसे चाइना इंडिया का पर कैपिटा इनकम आपको याद हो, अभी मैंने बताया था 80s तक सेम था, वैसे वियतनाम इंडिया का पर कैपिटा इनकम आज सेम है, मगर वियतनाम हमसे 5 साल ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी है,
हमसे बेहतर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमसे बेहतर हेल्थ आउटकम्स हैं, हमसे बेहतर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो सेम पर कैपिटा इनकम होने का मतलब ये नहीं है सेम लिविंग स्टैंडर्ड्स है। वियतनाम के लिविंग स्टैंडर्ड्स हमसे बेहतर है सेम पर कैपिटा इनकम के बावजूद, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी वियतनाम में सिर्फ 2 साल कम है यूएस से, और इंडिया से 5 साल ज्यादा है। क्यूबा का भी आप एग्जाम्पल लें, कम्युनिस्ट नेशन रह चुका है। क्यूबा में पर कैपिटा इनकम बहुत लो थी, लेकिन एचडीआई बहुत हाई है। तो एक पेपर है शर्ली सेरेस्टो का, वो 1980s का वर्ल्ड बैंक डेटा यूज करता है। ये देखिए, शर्ली सेरेस्टो का एक पेपर है, वो 1980s का वर्ल्ड बैंक डेटा यूज करता है, और उसने दिखाया कि कम्युनिज्म जिन कंट्रीज में था, उन्होंने क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर प्रोड्यूस की कैपिटलिज्म से। 66% कंट्रीज जो स्टडी में थी वो कैपिटलिस्ट थी, और 33% कम्युनिस्ट थी। तो इंडिया की प्रॉब्लम एक तरह से स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता दूं तो ये थी कि इंडिया अपने स्टार्टिंग ईयर्स में बहुत ज्यादा कम्युनिस्ट नहीं था, वो बहुत ही कम उसने वैसा एक्ट किया जैसे और नेशंस ने एक्ट किया, कम्युनिस्ट नेशंस ने। और प्राइमरी एजुकेशन का निग्लेक्ट, ये 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंड रिफॉर्म्स नहीं हुए, निग्लेक्ट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, नो स्वीपिंग नेशनलाइजेशन, एंड निग्लेक्ट ऑफ स्टेट स्पेंडिंग ऑन ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, अब आप मिल्टन फ्रीडमैन को जानते होंगे, वो राइट विंग इकोनॉमिस्ट हैं, अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, मॉनिटरिस्ट हैं, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने तक ये बोला है कि इंडिया में जो प्लान्स थे, महालनोबिस प्लान और सारे जो भी मॉडल्स थे, वो बहुत मैकेनिकल थे, इनपुट आउटपुट रेशियो पे फोकस करते थे, और वो ह्यूमन कैपिटल को निग्लेक्ट करते थे। तो आप सोचिए, ये सबसे ज्यादा कैपिटलिस्ट इकोनॉमिस्ट हैं, वो भी इंडिया को कह रहे हैं कि ह्यूमन कैपिटल का निग्लेक्ट किया है। तो आप सोच सकते हैं कि इंडिया में कितनी सारी प्रॉब्लम्स हुई। अब हम शुरू करेंगे एक ओवरव्यू देखेंगे इंडिया और चाइना का। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पहले तो अर्बन पॉपुलेशन की बात की है। चाइना में 57% लोग अर्बन पॉपुलेशन में रहते हैं, मतलब गांव में नहीं रहते हैं, और इंडिया में सिर्फ 33% अर्बन में रहते हैं। तो माने इंडिया में 66%, 2/3 अभी तक विलेजेस में रहते हैं। जीडीपी पर कैपिटा, पीपीपी, परचेजिंग प्राइस पैरिटी, दो होते हैं। देखिए, एक होता है जीडीपी पर कैपिटा, वो गुड्स एंड सर्विसेज की बास्केट से एडजस्ट नहीं करता, वो सिर्फ एक्सचेंज रेट पे डिपेंड करता है। उस जीडीपी पर कैपिटा में चाइना हमसे 5 गुना आगे। लेकिन जब आप एडजस्ट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, पीपीपी से देखते हैं, तब चाइना का लगभग 17,000 है जीडीपी पर कैपिटा, और इंडिया का 7,000 है। इंडिया का एचडीआई 0.638 है, चाइना का 0.752 है। अब लिटरेसी रेट देखिए, चाइना का 97%, इंडिया का 75%। अब एरेबल लैंड जो है, मतलब जिस पे आप एग्रीकल्चर कर सकते हैं, वो 12% है चाइना में, लेकिन चाइना का लैंड बड़ा है। इंडिया में 53% लैंड एरेबल लैंड है। ओवरऑल इंडिया में ज्यादा एरेबल लैंड है चाइना से। अब ये देखिए एनरोलमेंट रेशियो 18-23, इसका मतलब है कितने बच्चे कॉलेज कर रहे हैं 18 से 23 साल की उम्र में। 51% है दोस्तों चाइना का, 51%। हमारा अभी बस 27%। अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, जो ड्राफ्ट आएगी, उसमें एम यही है कि 2035 तक हम अपना एनरोलमेंट रेशियो लगभग चाइना जितना कर दें, डबल कर दें, और 2040 तक उसके सारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे करने की बात की है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि हम ऐसा कर पाए। एक और बहुत बड़ा डिफरेंस था, हाई लेबर प्रोडक्टिविटी चाइना में, और इंडिया में लो लेबर प्रोडक्टिविटी। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया में जो लेबर है उसमें स्किल ज्यादा नहीं है, चाइना की लेबर में स्किल ज्यादा थी हमेशा से, माओ के रिजीम से लेकर अभी तक। अब हमें देखना जरूरी है कॉम्पोजिशन, कितना जीडीपी प्रोडक्शन कहां पे होता है। देखिए, जीडीपी प्रोडक्शन इंडिया में 8%, चाइना में 8% एग्रीकल्चर से है, चाइना में 40% इंडस्ट्री से है, और 52% सर्विस से है। ठीक है, 52% सर्विस से है। एम्प्लॉयमेंट में आप देखेंगे 27% खाली एग्रीकल्चर में, 29% इंडस्ट्री में, और 44% सर्विसेज में। तो चाइना का आप देखेंगे 40% इंडस्ट्री से आ रहा है और 29% इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड है। और जो इंडिया का है, सबको पता है इंडिया का 16% जीडीपी एग्रीकल्चर से आता है, अराउंड 60% सर्विसेज से आता है,
और जो 26% रह गया वो आपका इंडस्ट्री से आता है। एम्प्लॉयमेंट इंडिया में 44% एग्रीकल्चर से आती है, 25% इंडस्ट्री से और 31% सर्विसेज से। तो ये समझना जरूरी है कि चाइना जो है मैन्युफैक्चरिंग लेड ग्रोथ है और इंडिया जो है सर्विस सेक्टर लेड ग्रोथ है। अब एक कॉन्ट्रडिक्शन है इस चीज में, हमको समझना पड़ेगा कि जब आप एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं, देखिए मैं आपको दिखा देता हूं लिख के, जब आप जाएंगे एग्रीकल्चर से, फिर आता है आपका सेकेंडरी इंडस्ट्री आती है, और फिर आपका सर्विसेज आता है। और देखिए वियतनाम अभी इंडस्ट्री स्ट्रांग कर रहा है, ईस्ट एशियन इकोनॉमीज ने इंडस्ट्री स्ट्रांग की, चाइना ने इंडस्ट्री स्ट्रांग की, हम सीधा एग्रीकल्चर से एक तरह से सर्विस में जंप कर गए। तो सर्विस सेक्टर जो है उसकी एब्जॉर्प्शन पावर इतनी स्ट्रांग नहीं होती, माने कि एग्रीकल्चर से जो लेबर निकलेगा वो सर्विस उसको नहीं ले पाएगा, क्योंकि सर्विस में थोड़ी स्किल्ड जॉब्स चाहिए, इंडस्ट्री लेबर इंटेंसिव ज्यादा है। तो लेबर इंटेंसिव वाली इंडस्ट्री जो है इंडिया उसमें नहीं कर पाया, इंडिया में इंडस्ट्री बहुत ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव है, तो अनस्किल्ड वर्कर्स को वो नहीं ले पाते। चाइना वियतनाम में जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री थी, उन्होंने एग्रीकल्चर से अनस्किल्ड लेबर को एब्जॉर्ब कर लिया। अब एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो मैं आपको बताता हूं कि चाइना का कंस्ट्रक्शन में कितना बड़ा हाथ रहा। देखिए 2008 की जो क्राइसिस थी उसके बाद आप देखेंगे, उसके बाद चाइना ने कितना कंस्ट्रक्शन में लगाया। अभी मैंने आपको बताया था कि कंस्ट्रक्शन की बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन पावर है। 50% स्टील चाइना प्रोड्यूस भी करता है, कंज्यूम भी करता है, 50% कॉपर। और आप सोचिए सीमेंट चाइना ने उतना बनाया है, 50% स्टील देखिए, 50% कॉपर और सीमेंट चाइना ने उतना बनाया जितना यूएस ने 1900 से अभी तक बनाया ना, उतना चाइना ने सोचिए कब तक बना दिया, 2012 से अभी तक। सीमेंट देखिए इन तीन में चाइना का कितना बड़ा हाथ है। और 2008 का जो क्राइसिस था, जो कंट्रीज चाइना को एक्सपोर्ट कर रही थी रॉ मटेरियल्स, वो इस क्राइसिस से बहुत जल्दी से निकल पाई। तो चाइना का एक हाथ भी रहा है 2008 की क्राइसिस से कंट्रीज को निकालने में। ये कंट्रीज कौन सी थी जो चाइना को एक्सपोर्ट करती थी रॉ मटेरियल्स? ब्राजील थी, ऑस्ट्रेलिया थी और आपकी जाम्बिया थी, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज थी। अब आ जाते हैं वापस बात पे। जी अब जीडीपी देखिए, जीडीपी का आपको पता होगा फॉर्मूला, नहीं तो मैं लिख देता हूं, y इक्वल्स सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये केन्स का फॉर्मूला है। इसमें आप देखिए कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और नेट एक्सपोर्ट्स, और ये जीडीपी है। अब इधर मैंने लिख रखा है, ध्यान से देखिए कि जीडीपी की कॉम्पोजिशन क्या है। देखिए 44% इन्वेस्टमेंट, जीडीपी इन्वेस्टमेंट चाइना में 44% ऑफ जीडीपी है। प्राइवेट कंजम्पशन सिर्फ 38% ऑफ जीडीपी है। अब इंडिया को देखिए, इन्वेस्टमेंट खाली 31% और प्राइवेट कंजम्पशन 60% लगभग। तो हमारी कंजम्पशन लेड ग्रोथ है और इनकी इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ है। कंजम्पशन लेड ग्रोथ में भी एक प्रॉब्लम है कि जो एक रतन रॉय इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने अभी निकाला था मिडिल इनकम ट्रैप। वो क्या कहते हैं, उनकी हाइपोथेसिस है, अभी प्रूव नहीं किया है उन्होंने, मगर उनके हिसाब से जो इंडिया के टॉप के 10 करोड़ लोग हैं, जो टॉप के 10 करोड़ लोग हैं, 100 मिलियन, वो कंजम्पशन को चला रहे हैं। तो मिडिल इनकम ट्रैप में फंसने का चांस है इंडिया को। और इंडिया कंजम्पशन लेड है, आप देख सकते हैं 60%। चाइना इसमें यूनिक है कि 44% जीडीपी इन्वेस्टमेंट से आता है। फैमिली साइज चाइना में कम है, 3 पर हाउस होल्ड है, और इंडिया में 4.8 पर हाउस होल्ड है। इसमें आप एक चीज याद कर सकते हैं, आपको पता ही होगा, वन चाइल्ड पॉलिसी थी चाइना की, लेकिन ये एक मिसनोमर है। वन चाइल्ड पॉलिसी एक्चुअली क्या था, 36 ईयर्स में से 30 ईयर्स तक 50% लोगों को 50% लोगों को अलाउड था एक से ज्यादा बच्चा करना, ठीक है, ये आप याद रखना। लेकिन हाँ, चाइना का फैमिली साइज 3 पर हाउस होल्ड है, इंडिया का 4.8 पर हाउस होल्ड है। अब जैसे हमने कहा था इंडस्ट्री इज द मोस्ट प्रोडक्टिव, चाइना में इंडस्ट्री, और इंडिया में सर्विसेज हैं मोस्ट प्रोडक्टिव। अब डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है चाइना का, वो खत्म हो चुका है।
और इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो 40 या 50 तक खत्म हो जाएगा। अब ये डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है ये हमको समझना पड़ेगा, तो चलिए समझते हैं। देखिए आपको नजर, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है, बेसिकली 3 फेजेस होते हैं। 3 फेजेस हैं। फर्स्ट फेज आपका है कि आपका बर्थ रेट भी हाई होगा, डेथ रेट भी हाई होगा। आपका सेकंड फेज है बर्थ रेट हाई होगा, डेथ रेट लो होगा, क्योंकि लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो जाएगा। थर्ड आपका है बर्थ रेट भी लो है और डेथ रेट भी लो है। ये देखिए, ये आपका पॉपुलेशन ग्रोथ है इस ग्राफ पे, और इस ग्राफ पे आपका इनकम ग्रोथ है। ठीक है, इनकम ग्रोथ और पॉपुलेशन ग्रोथ। अब ये फर्स्ट स्टेप आप देखिए, फर्स्ट ये रहा बर्थ रेट हाई, डेथ रेट हाई। सेकंड आपका ये रहा बर्थ रेट हाई, डेथ रेट लो। इसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। इस टाइम में मतलब हमारा यंग पॉपुलेशन सबसे ज्यादा बढ़ रही होती है, एक तरह से आप ऐसे कह सकते हैं। तो जब यंग पॉपुलेशन बढ़ रही है तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो पॉपुलेशन अनप्रोडक्टिव बन सकती है या वो सबसे बड़ा एसेट हो सकती है कंट्री के लिए। तो हम अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड चल रहा है 2040-50 तक खत्म हो जाएगा। और ये थर्ड फेज है, जब इनकम ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो लोग बच्चे भी कम करते हैं और डेथ रेट भी कम हो जाता है। अब देखिए, एक लैंसेट स्टडी थी, उसने क्या बताया, वो बेसिकली बता रहा है कि ओवर पॉपुलेशन एक मिथ है, ओवर पॉपुलेशन नहीं होने वाली इंडिया में। इंडिया की पॉपुलेशन पीक करेगी 160 करोड़ पे 2048 में, मतलब 48 में पीक आएगी, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड 40-50 के बीच में हमारा खत्म हो जाएगा। इसको यील्ड करना बहुत जरूरी है। और इंडिया की पॉपुलेशन 2100 में सिर्फ 1.09 बिलियन रह जाएगी, लगभग 110 करोड़। तो मतलब हमारा पीक आएगा 2048 में। तो चलिए, अब आप डेमोग्राफिक डिविडेंड समझ गए होंगे। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है, चाइना में यंग फर्म्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, यंग फर्म्स। इंडिया में क्या किया, स्मॉल फर्म्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। अब जो नया डेटा हमारे पास है वो सजेस्ट ये करता है कि यंग फर्म्स के पास पोटेंशियल है ग्रोथ का सबसे ज्यादा, स्मॉल फर्म्स के पास उतना नहीं है पोटेंशियल ग्रोथ का। लेकिन इंडिया में इकोनॉमिक थिंकिंग इसके अराउंड रिवॉल्व की कि स्मॉल स्केल रिजर्वेशन दो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, और उससे बहुत फायदा होगा। तो असली में क्या होता है कि यंग फर्म्स को एक्सपेरिमेंट करने देना चाहिए, उनको हेल्प करनी चाहिए स्मॉल की जगह। तो जब यंग फर्म्स को फायदा मिलेगा तब प्रोडक्टिव पोटेंशियल सबसे हाई होगा। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने सुना होगा इंडिपेंडेंस के टाइम आपने सुना होगा $1 इक्वल्स 1 रुपी। इसको हम खुशी से कहते थे कि देखिए अब कितना डेप्रिशिएट हो गया, अब 71, 72, 75 ऐसे ऐसे रहता है। लेकिन ये याद रखिए, अ स्ट्रॉन्ग करेंसी इज नॉट इक्वल टू अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, क्योंकि जब आपका डिप्रिसिएशन होता है तो आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं। ये याद रखिएगा, डिप्रिसिएशन हो रहा है तो एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। मतलब डिप्रिसिएशन मान लीजिए ये जो है, ये आपका बन जाए $1 इक्वल्स 70 रुपीज, डिप्रिशिएट हो गई हमारी, तो एक्सपोर्ट्स बढ़ने का पोटेंशियल है। ठीक है, चाइना ने अपनी करेंसी जान के डिप्रिशिएट कराई, और एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ रेट आपको पता ही है चाइना में कितनी अच्छी है। हमारी अभी तक ओवर वैल्यूड करेंसी है, तो हमारा उतना ओवर वैल्यूड करेंसी के कारण उतने एक्सपोर्ट्स नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जो आपको बुक में नहीं, रीडिंग में नहीं मिलेगा, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए, ये तो वर्ल्ड बैंक का ही डेटा है। 28% जीडीपी जो चाइना की है वो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस से आती है, और 40% इंडस्ट्रियल आउटपुट स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज से आता है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग जो चाइना को लीड करती है उसको स्टेट सेक्टर कंट्रोल करता है। अब ये फिगर अंडर एस्टिमेटेड भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज हैं चाइना के, उनको मानते हैं कि प्राइवेटाइज हो गए, लेकिन असली में वो प्राइवेटाइज नहीं है। कई सारे उनमें से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, तो पब्लिक का भी अभी बहुत बड़ा रोल है, पब्लिक सेक्टर का उसमें। तो ये फिगर एक अंडर एस्टिमेट भी हो सकता है, मे बी 30-35% जीडीपी भी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज से आ सकती है। अब ये भी बहुत जरूरी है, ग्लोबल 500 चाइनीज फर्म्स आर मोस्टली स्टेट ओन्ड। ग्लोबल 500 जो फॉर्च्यून लिस्ट निकालती है, उसमें चाइना की आप देख रहे होंगे, पहले यूएस डोमिनेट करता था, अब चाइना डोमिनेट करने वाला है धीरे धीरे। और इसमें जो ग्लोबल 500 में थी चाइना की, वो ज्यादातर स्टेट ओन्ड थी। तो इंडिया में स्टेट सेक्टर जो है इतना इन्वॉल्व नहीं है इकोनॉमी में। अब देखिए, अब आपको मैंने ओवरव्यू टाइप दे दिया है, तो देखिए यहां से पढ़ेंगे हम साथ में।
पहले तो डेंग शाओपिंग जो आए थे, जिन्होंने माओ के बाद जो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर बने थे, उन्होंने कहा था माओ वॉज 70% राइट 30% रॉन्ग। मतलब वो माओ की इकोनॉमिक्स को पूरी तरह से रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कई बातें उसमें अच्छी थी, कई ज्यादा बातें अच्छी थी 70% और 30% गलत थी। एफडीआई की आप बात करें, एफडीआई चाइना में अभी वर्ल्ड का 10% एफडीआई जाता है। ये 1979 से लिबरलाइज करना स्टार्ट किया था। रिफॉर्म्स जो थे दोनों इंडिया चाइना में 80s में स्टार्ट हो गए। अब दो पार्ट्स थे चाइनीज इकोनॉमी के बहुत जरूरी, टीवीईज टाउनशिप एंड विलेज एंटरप्राइजेस और एसओई स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। टाउनशिप विलेज एंटरप्राइजेस का जीडीपी आप देखिए परसेंटेज 26% था चाइनीज इकोनॉमी का 1996 तक, 26%। और ये आप जैसे देख सकते हैं सर्वे हुआ था, नेशन वाइड सर्वे 2005 में, इसमें क्या था, मोर देन 66% चाइनीज एसओईज वर प्राइवेटाइज कर दिया। लेकिन इसमें हमें समझना जरूरी है, चाइना में प्राइवेटाइज और पब्लिक प्राइवेट अलग है। चाइना में कई बार जब पब्लिक प्राइवेट को दोनों को साथ में काम करने देते हैं तो प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा रोल, पब्लिक सेक्टर का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो अब ये हमने डिस्कस किया ही था इंडिया और चाइना का डिफरेंस। अब ये देखिए, चाइनीज इंडस्ट्रियल आउटपुट has shifted from low tech labor intensive products to high tech products using more advanced technology. ये बहुत जरूरी पॉइंट है। इंडियाज एंटी डंपिंग मेजर्स, इंडिया एंटी डंपिंग मेजर्स लगाती है चाइना पे। अब डंपिंग क्या होती है? डंपिंग ये है कि मान लीजिए चाइनीज गुड्स हैं चाइना की इकोनॉमी में, ये डंपिंग आप नोट कर लीजिए, डंपिंग काफी जरूरी है, आपकी आगे भी हेल्प होने वाली है डंपिंग से। डंपिंग क्या है? मान लीजिए चाइनीज गुड्स जो हैं अपनी इकोनॉमी में महंगी बिक रही हैं, और अब चाइना क्या करेगा, हमारी इकोनॉमी में उनको डंप कर देगा सस्ते प्राइस में। इससे क्या होगा, हमारे जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं, उनका नुकसान होगा, क्योंकि चाइना का प्रोडक्ट एक तो अच्छी क्वालिटी का है, हायर एडवांस टेक्नोलॉजी, और सस्ता भी मिल रहा है। सस्ता मिलेगा, हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर से कौन लेगा फिर? कंज्यूमर। तो डंपिंग से हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री का नुकसान है। इसके हमने बहुत अच्छा किया, एंटी डंपिंग मेजर्स लगाए हैं। और अब रिलेटिवली लोअर लेवल्स ऑफ एजुकेशन, ये देखिए आप, लोअर लेवल्स ऑफ एजुकेशन ऑफ वर्कर्स। हमारे यहाँ अनस्किल्ड वर्कर बहुत ज्यादा हैं, चाइना के यहाँ स्किल्ड हैं। सबसे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। इंडिया में बहुत ही डिसमल है, बहुत ही पुअर है, चाइना में बहुत बेहतर है हमसे। वीक इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिए इंडिया का। जी हाँ, तो अब हमने मोटा मोटा ओवरव्यू ले लिया है। ये देखिए, ये बहुत जरूरी है, एक और चीज समझनी बहुत जरूरी है जो हम अभी ये डिस्कस करने वाले हैं। डायग्राम देखिए, इंडिया की जो फर्म्स हैं, ये इंडिया है आपका, आपको दिख रहा होगा। इंडिया की जो फर्म्स हैं 90% फर्म्स जो हैं वो 1 से 9 वर्कर्स लगती हैं, 1 से 9। ये 2004-5 का डेटा है, वैसे अभी का नहीं है। तो इंडिया को डोमिनेट करती हैं 1 to 9, मतलब 1 से 9 वर्कर्स हैं फर्म्स में, वो डोमिनेट करती हैं। आप जानते होंगे एमएसएमईज हैं हमारे यहाँ, 6 करोड़ एमएसएमईज हैं, उसमें 12-13 करोड़ वर्कर्स हैं। तो मतलब हर एमएसएमई ऑलमोस्ट 2 वर्कर हायर किया। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि इंडिया में 1 to 9 वर्कर फर्म्स डोमिनेट करती हैं, और चाइना में आप देखिए 250 प्लस वाली फर्म्स डोमिनेट करती हैं, 250 प्लस वाली। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, ये पॉइंट्स भी काफी जरूरी हैं। इंडिया हैज नॉट येट सक्सीडेड in massive expansion of labor intensive manufacturing jobs of the kind that has transformed the economies of China and Vietnam. ये समझना जरूरी है, हम डिस्कस कर चुके हैं। अब लेबर लॉज की बात आती है, लेबर लॉज हम डिस्कस करेंगे एंड में, इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। तो लेबर लॉज इंडिया में लोग कहते हैं बहुत इनफ्लेक्सिबल है, बहुत रिजिड है, वर्कर को निकाल नहीं सकते, तो कैपिटलिस्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करता। ये लगभग झूठ बात है, क्योंकि 90% केसेस में फर्म्स एम्प्लॉयमेंट जैसे मर्जी चाहें इंडिया में चेंज कर सकते हैं। तो लेबर रिफॉर्म्स उतना बड़ा रीजन नहीं है, जैसे हम आगे डिस्कस भी करेंगे। अब ये बहुत जरूरी है, 2004-5 में चाइना में बस 5% फर्म्स थी जिनके 1 to 9 एम्प्लॉयज थे, और 45% के 250 प्लस एम्प्लॉयज थे। सोच सकते हैं आप, इंडिया में 88% फर्म्स में
1 to 9 एम्प्लॉइज थे, सिर्फ 7% में 250 प्लस थे। और 90% ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स आपको पता ही है इनफॉर्मल सेक्टर में है, असंगठित क्षेत्र जो है। और लेबर प्रोडक्टिविटी आप देखिए कितनी हाई होती है, 500 प्लस वर्कर फर्म्स की लेबर प्रोडक्टिविटी 6 to 9 वर्कर फर्म से 10 टाइम्स ज्यादा थी, 10 टाइम्स 2001 में 10 टाइम्स। तो आप सोच सकते हैं लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स जो चाइना एम्प्लॉय करती है इन कंपैरिजन टू इंडिया, उसमें बहुत प्रोडक्टिव फर्म्स होती हैं, क्योंकि लार्जर फर्म्स जो हैं वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होती हैं, उनका प्रॉफिट हाई होता है, वर्कर्स ज़्यादा हैं, स्पेशलाइजेशन डिवीजन ऑफ लेबर अच्छी होती है, लार्जर फर्म ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं। तो लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स जिन फर्म्स में हैं वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं। तो चाइना में ऐसी बहुत फर्म्स हैं, बड़ी फर्म्स, अब तो 2000 प्लस वाली फर्म्स डोमिनेट कर रही हैं। हम अभी तक 1 से 9 वाली फर्म्स पे अटके हैं। अब एक और बहुत जरूरी बात है, चाइनीज जो रिफॉर्म था उसमें क्या था, रीजनल एक्सपेरिमेंटेशन एंड कंपटीशन। ये बहुत जरूरी है, प्रणब वर्धन का है, ये याद रखना, रीजनल एक्सपेरिमेंटेशन कॉम्बिनेशन। इसमें क्या था, लोकल गवर्नमेंट्स जो हैं चाइना में, लोकल गवर्नमेंट जो इंडिया में है, उनके पास फाइनेंशियल मीन्स नहीं है कुछ ज्यादा करने के। उनको सेंटर फिक्स कर देता है 3 से 4% जीडीपी पे, उससे ज्यादा आप बढ़ा नहीं सकते अपना। फिस्कल डेफिसिट फिक्स कर देता है 3 से 4% जीडीपी पे, उससे ज्यादा स्टेट्स कर नहीं पाती। चाइना में लेकिन आप देखेंगे लोकल गवर्नमेंट्स को एक्सपेरिमेंट करने का ज्यादा स्कोप है, तो ज्यादा डिसेंट्रलाइज सिस्टम है इस मामले में। जैसे देखिए आप, ये बहुत जरूरी है, of the total government expenditure in China, more than half is made at sub-provincial levels compared to only 5% in India. तो 50% जो प्रोविंशियल स्पेंडिंग है चाइना में, और 5% बस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंडिया में है प्रोविंस लेवल पे। 50% चाइना, 5% इंडिया, तो डिसेंट्रलाइजेशन हो गई है। तो कितनी डिसेंट्रलाइजेशन है रिसोर्सेज की, इंडिया से बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड है। मगर एक और चीज भी है, सेंट्रलाइज्ड पर्सनल कंट्रोल चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का। तो डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन दोनों चाइना अच्छे से यूज करता है। और पर्सनल कंट्रोल जो है, लोकल परफॉर्मेंस इज रिवॉर्डेड बाय प्रमोशन। ठीक है, ये हम डिस्कस किया ही था, शर्ली सेरेस्टो का पेपर स्टार्टिंग में एकदम। अब एक और चीज जो जरूरी है, ये आपकी रीडिंग में नहीं है एज सच, मगर ये इंपॉर्टेंट है। देखिए चाइना में जैसे हमने आपको बताया स्टेट सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी जो होते हैं वो भी चाइना में स्टेट सेक्टर कंट्रोल करता है, इंडिया में प्राइवेट है ज्यादा। तो चाइना में स्टेट का बहुत बड़ा रोल है। अब हुआ क्या है, 1980s के बाद से हमने मान लिया कि मार्केट सब ठीक कर देगी और हर जगह से हम स्टेट को हटाने की ट्राई कर रहे हैं। मगर ये एक मिथ है, इसको वॉशिंगटन कंसेंसस कहते हैं। और ईस्ट एशियन इकोनॉमीज जो है, सिंगापुर, ताइवान, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन सब ने इससे हटकर कुछ किया, स्टेट इंडस्ट्रियल पॉलिसी चलाई, जो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक इनको मना कर रहा था। इन्होंने स्टेट इंडस्ट्रियल पॉलिसी चलाई और उससे क्या फायदा निकला अभी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो जरूरी है कि इंडिया में भी जो सबसे ग्लोबली कंपेटिटिव 3 चीजें हैं, आप जानते होंगे, आईटी सेक्टर एक्सपोर्ट है, ऑटोमोबाइल है, ये भी आप जानते होंगे, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, ये भी आप जानते होंगे, आपको पता ही है ग्लोबल कंपेटिटिव इंडिया का क्या है, फार्मास्यूटिकल, आईटी, एक्सपोर्ट्स और ऑटोमोबाइल। इन तीनों में स्टेट का बहुत बड़ा हाथ था, बहुत ही बड़ा। आईटी सेक्टर के स्टेट ने बिल्ड किए सॉफ्टवेयर पार्क्स। सॉफ्टवेयर पार्क्स क्या थे कि जिससे अमेरिका का जो कंपनी यहां आना चाहती है उसको बिल्कुल वैसा एक्सपीरियंस मिले जैसा उसको अमेरिका में मिलता है, ये स्टेट ने स्पेंडिंग करी। ऑटोमोबाइल में आप जानते होंगे संजय गांधी का सपना था कि इंडिया एक स्मॉल कंपेटिटिव ग्लोबल कार बनाए, मारुति सुजुकी, और उसमें इंदिरा गांधी ने और स्टेट ने डायरेक्टली हेल्प की बनाने में। और फार्मास्यूटिकल्स की बात आती है, हायर एजुकेशन फ्री, मैनी केमिस्ट को, बहुत सारे केमिस्ट को फ्री दी और चीप ड्रग्स अवेलेबल बनाई सबके लिए। ठीक है, ये भी बहुत जरूरी है। हमने प्रोसेस पैटेंट्स यूज किए, ना कि प्रोडक्ट पैटेंट्स। ये क्या है ये भी मैं आपको समझा दूंगा। देखिए 2 पैटेंट हैं, एक प्रोसेस का, एक प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट पैटेंट क्या है, प्रोसेस पैटेंट है, मान लीजिए प्रोसेस हमने एक दवाई बनाई, उसका प्रोसेस आप कॉपी नहीं कर सकते, प्रोडक्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट पैटेंट है, हमने एक दवाई बनाई,
आप वो प्रोडक्ट ही नहीं बना सकते। तो प्रोसेस पैटेंट इंडिया ने यूज किया कि चलिए प्रोडक्ट आप बना सकते हैं, कोई अलग प्रोसेस यूज कर लीजिए। तो स्टेट ने बहुत बड़ी हेल्प की इन सब चीजों में। तो वॉशिंगटन कंसेंसस जो था, नो स्टेट मस्ट बी ड्रॉप्ड एज वाज ड्रॉप्ड बाय द ईस्ट एशियन मिरेकल इकोनॉमीज, ताइवान वगैरह जो सारी हैं। अब एक चीज बहुत जरूरी समझनी है, लोग कहते हैं कि प्रोटेक्शनिज्म से इंडिया खराब हो गया। देखिए रेड टेपिज्म बहुत है इंडिया में, और करप्शन है, प्रोटेक्शनिज्म फालतू की इंडस्ट्रीज को कई बार मिलता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में ऐसा नहीं है। देखिए इकोनॉमीज को पहले हैवी प्रोटेक्शन चाहिए, हैवी प्रोटेक्शन बिफोर ग्रोइंग। एक बुक है बैड समैरिटन्स, हाजून चैंग की, उसमें आप ये पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें अलग से। और कंट्रीज ने, सारी कंट्रीज ने ग्रो होने से पहले टैरिफ्स, हैवी प्रोटेक्शनिज्म, इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया अपनी। जैसे यूएसए थी, उसमें हैमिल्टन थे, इन्फेंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट, अगर आपने सुना हो तो, कि हम अपनी इंडस्ट्रीज को पहले तगड़ा करेंगे प्रोटेक्शन देके, जिससे वो बाहर कंपीट कर पाए। अब इंडिया में ऐसा तो नहीं होता। तो जैसे 6 साल के बच्चे को नर्चर चाहिए, पहले आप नहीं बोल सकते 6 साल के बच्चे को जाओ मार्केट में, उसको ग्रोथ चाहिए, वैसे ही इकोनॉमीज को भी ग्रोथ चाहिए। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडिया चाइना का पर कैपिटा इनकम सेम था 1980s तक, जैसे हमने अभी बताया। चाइना के सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन बहुत बेहतर था। तो दोनों का रिफॉर्म के बाद जो रिजल्ट मिला, वो इंडिया चाइना दोनों में बहुत अलग था। एक हम और देख सकते हैं ईस्ट एशियन इकोनॉमीज के साथ। उन्होंने स्टेट इंडस्ट्रियल पॉलिसी लगाई, अपने इंडस्ट्रियल टैरिफ्स खोल दिए, अपने मैन्युफैक्चरिंग को कंपेटिटिव बना दिया। इंडिया ने भी इंडस्ट्रियल टैरिफ्स कम कर दिए, मगर दोनों का डिफरेंस आप देखिए। क्योंकि ईस्ट एशिया ने अपनी स्टेट को प्रोटेक्शन दी, अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन दी, स्टेट इंडस्ट्रियल पॉलिसी से अपना मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रांग बनाया, तो इंडस्ट्रियल टैरिफ्स ड्रॉप करने के बाद ईस्ट एशियन इकोनॉमीज को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। इंडिया को उतना फायदा नहीं हुआ। नेचुरल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी है, उसका गोल था कि 10 साल में, मतलब 2021 तक 25% ऑफ जीडीपी तक ले आएंगे हम मैन्युफैक्चरिंग को। आज तक हमारी मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ 15% ऑफ जीडीपी पे है। तो आप समझ सकते हैं। और एफडीआई टू जीडीपी रेशियो ये क्या है, अब ये हमारा सिर्फ 2% है। और चाइना का आप देखेंगे, चाइना को वर्ल्ड का 10% एफडीआई मिलता है, 10%। सोच सकते हैं आप, 10% एफडीआई। और चाइना के कैपिटल रूल्स, एफडीआई रूल्स स्ट्रिक्ट हैं वेस्टर्न वर्ल्ड से कंपेयर करें तो, लेकिन फिर भी वो सक्सीड कर रहा है। अब और एक और चीज है, दो इन्वेस्टमेंट होती हैं, ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड। ठीक है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दो तरह का होता है, ब्राउन फील्ड आपका और ग्रीन फील्ड। ठीक है, तो ब्राउन फील्ड क्या है, जो पहले से ही एग्जिस्ट कर रही है कंपनी, उसको फॉरेन कंपनी खरीद के कुछ बनाती है। ग्रीन फील्ड है, नए इन्वेस्टमेंट करती है, नई कंपनी खड़ी करती है फॉरेन फर्म। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। इंडिया में क्या है, ब्राउन फील्ड डोमिनेट करता है, चाइना में ग्रीन फील्ड डोमिनेट करता है। चाइना में आपको अभी बताया था 44% ऑफ जीडीपी इन्वेस्टमेंट से आता है, इंडिया में सिर्फ ये 30% है। तो ये बहुत जरूरी है। अब जो हमारा दो तीन चीजें और हैं इंडिया चाइना की डिफरेंस, जो समझनी बहुत जरूरी है, वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैंने आपको बताया था, दो ऑथर हैं, अमर्त्य सेन और आपका अमर्त्य सेन, जॉन ड्रेजे और प्रणब बर्धन। अभी प्रणब बर्धन की अवेकनिंग जाइंट्स, फीट ऑफ क्ले है, रीडिंग में दिया हुआ है, तो मैंने उधर से इकट्ठा किया है और इधर उधर बाहर से इकट्ठा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ, क्योंकि इंडिया चाइना कंपैरिजन का देखिए दोस्तों, सीधा क्वेश्चन बनेगा, सीधा क्वेश्चन। पहली चीज तो है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। इंडिया में सिर्फ 25% थी 2020 में, और 2006 में 34% थी। चाइना में देखिए 60%, 60% चाइना में 2020 में, और 43% ऑफ टोटल लेबर फोर्स विमेन थी। अब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है क्या, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन क्या है, टोटल लेबर फोर्स अपॉन टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन, जो 15 से 64 ईयर्स की है। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन हमको बताती है कि कितने लोग लेबर फोर्स में है। इंडिया में ये अराउंड 50% है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, और इंडिया के वर्कर्स आप जानते होंगे अराउंड 47 करोड़ की लेबर फोर्स है। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो निकालता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, काफी फेमस है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंडेक्स है व्हेन इट कम्स टू जेंडर इनइक्वालिटी, और बहुत फेमस है और बहुत जरूरी है इंडेक्स है। तो आप देखेंगे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है,
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है, इंडिया की रैंक 112। दिस वाज फार बिहाइंड नेपाल एंड बांग्लादेश। 112 है। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन विमेन की बहुत कम है, सिर्फ 14% है पार्लियामेंट में, और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन भी बहुत कम है, खाली 25% है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है इंडियाज एजुकेशनल इनइक्वालिटी। ये दोस्तों ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इज वन ऑफ द वर्स्ट इन द वर्ल्ड। देखिए जीनी कोएफिशिएंट होता है, इनइक्वालिटी मेजर करता है एजुकेशन की टर्म्स में। 0.56 था जीनी कोएफिशिएंट इंडिया का 2000 में, और चाइना का देखिए 0.37 2000 में। जीनी कोएफिशिएंट 0 से 1 एक मेजर होता है, 0 to 1 जाता है। 1 मतलब मोस्ट अनइक्वल, और 0 मतलब कम इनइक्वालिटी है। 1 मतलब बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी, 0 मतलब कम इनइक्वालिटी। तो इंडिया का आप देख सकते हैं 0.56 है। तीसरी चीज है फॉरेक्स रिजर्व्स। ये इंडिया में $500 बिलियन हैं अभी, और चाइना में अराउंड $3.3 ट्रिलियन हैं। फॉरेन रिजर्व से होता क्या है, फॉरेन रिजर्व से हम बेसिकली इंपोर्ट कर सकते हैं सामान। तो आपको याद होगा 91 में हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बहुत गिर गए थे, 2 वीक्स के इंपोर्ट्स के बराबर थे। मतलब हम सिर्फ 2 वीक्स तक इंपोर्ट कर पाते और हम ट्रेड नहीं कर पाते। तो ये भी बहुत जरूरी है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। बाकी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि चाइना मूव फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट इंप्रेसिव बेसिक पब्लिक हेल्थ कवरेज सिस्टम्स टू एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव प्राइवेटाइज सिस्टम। तो बेसिकली क्या हुआ कि चाइना ने जो अपना पब्लिक हेल्थ केयर थी उसको बहुत जबरदस्त तरीके से, बहुत इंप्रेसिव तरीके से किया। जैसे माओ के टाइम मैंने आपको बताया भी, हेल्थ आउटकम्स भी अच्छे थे, और फिर प्राइवेट में शिफ्ट किया। सब सक्सेसफुल कंट्रीज ने जो हेल्थ केयर में डिसेंट और सक्सेसफुल मानी जाती हैं, उन सब ने ऐसे किया, पब्लिक सेक्टर से स्ट्रेंथन किया, देन दे शिफ्टेड टू प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर। इस कॉम्बिनेशन से सबसे बेहतर रिजल्ट मिला। इंडिया का पब्लिक हेल्थ केयर जानते हैं कितना खराब है, और प्राइवेट में सीधा जंप हो गया है, प्राइवेटाइज हो गया है। तो ये भी एक बहुत जरूरी है समझना कि इंडिया की प्रॉब्लम क्या है। अब दोस्तों ये लेबर रिफॉर्म्स की बात हम कर लें, क्योंकि इंडियन इको 1 में भी है और 2 में भी है, इसका भी क्वेश्चन बन सकता है। इंडियन इको 2 में तो क्वेश्चन बनता ही बनता है, पक्का बनता है। तो देखिए दोस्तों ये है लेबर रिफॉर्म्स, आर लेबर रिफॉर्म्स रिस्पॉन्सिबल। तो पहले आप सुन लें, पहले मैं आपको समझा दूंगा, फिर हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट क्या दी जाती है कि लेबर रिफॉर्म्स जो हैं, आपके इंडिया में जो लेबर रिफॉर्म्स हैं वो नहीं हुए हैं, लेबर रिफॉर्म्स इंडिया में। तो लोग क्या कहते हैं कि जो इंडिया के लेबर लॉज हैं बहुत रिजिड हैं, वो कंपनीज को डिसइंसेंटिवाइज करते हैं ग्रो करने से। मतलब फर्म्स छोटी रहना चाहती हैं क्योंकि लेबर लॉज बड़ी फर्म्स पे अप्लाई करते हैं, तो फर्म्स छोटी रहकर लेबर लॉज इवेड करना चाहती हैं। ये एक आर्ग्यूमेंट दिया जाता है। लोग कहते हैं इसके कारण इंडिया में स्मॉल फर्म्स हैं कि लेबर लॉज बहुत रिजिड हैं और डिसइंसेंटिवाइज करती हैं फर्म्स को ग्रो करने से। ये एक आर्ग्यूमेंट दिया जाता है। और चाइना में लोग कहते हैं कि लेबर लॉज उतने रिजिड नहीं है। इस आर्ग्यूमेंट को हम ब्रेक डाउन करेंगे, डिबंक करेंगे, डिस्पेल करेंगे, और एक बार डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये 2 इकोनॉमिस्ट हैं, आप जान लीजिए, जो लेबर रिफॉर्म्स कहते हैं कि लेबर रिफॉर्म्स जल्दी से जल्दी होने चाहिए। एक तो पनगड़िया जी हैं और एक हैं जगदीश भगवती। ये फ्री ट्रेड इकोनॉमिस्ट हैं दोनों, और लेबर रिफॉर्म्स लाने की बात करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको नजर आ रहा है ना, हाँ ठीक है। तो डेवलपमेंट कंट्री में कब होती है, बेसिकली एग्रीकल्चर से हम जाते हैं इंडस्ट्री, इंडस्ट्री से जाते हैं सर्विसेज। अब ये दोनों लोग क्या कह रहे हैं, भगवती और पनगड़िया, कि इंडिया में कितनी अजीब बात है कि 47 करोड़ वर्कफोर्स है और फिर भी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज नहीं कर पाते हम। अनस्किल्ड वर्कर्स इतने सारे हैं, इतनी सारी जरूरत है रिसोर्सेज की, प्रोडक्ट्स की, लेकिन हम एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट कर पाते। तो वो कहते हैं कि देखिए चाइना का जो है, कि जो इंडिया का एम्प्लॉयमेंट है वो कॉन्सेंट्रेटेड है 9 पीपल वाली फर्म्स में, ठीक है, और चाइना का जो है वो 2000 प्लस पीपल वाली फर्म्स में कॉन्सेंट्रेटेड है। वो ब्लेम करते हैं लेबर लॉस को, इसकी वजह बताते हैं लेबर लॉस को, कि लेबर लॉस रिजिड है इसलिए इंडिया में इतने स्मॉल फर्म्स हैं। इंडिया और चाइना का अब आपको बताया था मैंने पर कैपिटा इनकम, अब चाइना का 5% 5 गुना हो चुका है हमसे पर कैपिटा इनकम, 80s में सेम था। तो अभी लेबर लॉस हैं क्या, ये आप इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप पढ़िए एक बार इसको। फर्म स्टे स्मॉल ऑन पर्पस टू इवेड एंड
the stringent labor laws, as labor laws apply to firms with a large amount of workers. Labor laws therefore disincentivize firms from growing. ये आर्ग्यूमेंट भगवती और पनगड़िया दे रहे हैं. अब क्या क्या है, दो मैं इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूं लेबर लॉज. एक तो आपका है, देखिए, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, एक है ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926. ये दो भी हैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर फैक्ट्रीज एक्ट, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट ये दो हैं. हाँ तो दोस्तों ये देखिए, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट जो था वो बता रहा था कि 100 प्लस वर्कर्स को फायर करना इम्पॉसिबल कर दिया था, मुश्किल कर दिया था बहुत. तो ये थ्रेशोल्ड को इंक्रीज कर दिया, अब ये 300 प्लस बन चुका है. 300 प्लस जहां पे वर्कर्स होंगे उनको फायर करना थोड़ा मुश्किल होगा. और ट्रेड यूनियंस एक्ट था जो 1926 का, उसको भी डाइल्यूट कर दिया. पहले क्या था कि ट्रेड यूनियन 7 जने भी बना सकते हैं, 7 वर्कर्स बना सकते हैं. अब ये 10% वर्कर्स कर दिया गया है, इन दोनों को डाइल्यूट कर दिया है. अब एक जरूरी है, कोड ऑन वेजेस बिल आएगा 2019 में, आने वाला है 2019 में, आने वाला था मतलब ये कर दिया है, इट्स अंडर वे, प्रोसेस चल रही है. इसमें लेबर लॉज को कंबाइन कर दिया सारों को. और देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे लेबर लॉज जो हैं आर्केइक हैं, पुराने हैं, आउटडेटेड हैं. ऑन द फेस ऑफ इट दिखने में ओल्ड हैं, आर्केइक हैं, कि रिजिड्स हैं बड़े और कंपनीज को दुख देते हैं, लेकिन सच्चाई बहुत डिफरेंट है. सच्चाई अब मैं आपको बताने वाला हूं. ये देखिए सच्चाई ये रही. सच्चाई है कि इम्प्लीमेंटेशन बहुत ऑफुल है. लिखने में तो देखिए है, पर पॉलिसी आप जानते हैं इंडिया में कैसी होती है, सक्सेस रेट 50%, 40%, ऐसे ऐसे होता है. लिखने में बहुत अच्छा है पर इम्प्लीमेंटेशन खराब है. ट्रेड यूनियन डेंसिटी, मतलब वर्कर यूनियंस कितने लोग हैं, सिर्फ 13% वर्कफोर्स वर्कर यूनियंस में. 93% ऑफ इंडियंस इनफॉर्मल सेक्टर में है. इनफॉर्मल सेक्टर को लेबर लॉज का प्रोटेक्शन मिलता ही नहीं, तो लेबर लॉज बेसिकली बस 7% की वर्कफोर्स के लिए अप्लाई करते हैं. ठीक है. और ये 4th और 5th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. जहां वर्कर्स को लार्ज स्केल पे भी डिप्लॉय किया जाता है, उसमें भी जो आपके इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर पे शिफ्ट करने लगे हैं. वो क्या करते हैं, पार्ट टाइम वर्कर्स को हायर करते हैं फुल टाइम की जगह. अब पार्ट टाइम को हायर करते हैं तो क्या होगा, पार्ट टाइम वर्कर्स जो है, जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है, उस पे लेबर लॉज अप्लाई नहीं करते. तो क्या है, मेजर्स आर यूज्ड बाय इंडस्ट्रियलिस्ट इन द फॉर्मल सेक्टर, जो फॉर्मल सेक्टर में भी है, वो इवेड करते हैं लेबर लॉज को कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे वर्कर्स को हायर करके, पार्ट टाइम बेसिस पे हायर करके. क्योंकि पार्ट टाइम बेसिस वाले वर्कर्स पे बिल्कुल भी लेबर लॉज अप्लाई नहीं करते. फ्लेक्सिबिलिटी देयरफॉर ऑलरेडी एग्जिस्ट्स वेयर इट मैटर्स. पहली फ्लेक्सिबिलिटी है, ये एक मिथ है कि फ्लेक्सिबल नहीं है, बहुत रिजिड है, वर्कर्स को हम निकाल नहीं सकते. ऐसा नहीं है, जहां पे फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए वहां एग्जिस्ट करती है. और बिग जॉब सेक्टर्स जैसे आप सब जानते हैं, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स, हॉस्पिटल्स वगैरह, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वर्कर्स को हायर फायर करने में, चाहे फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल. तो ये एक मिथ है बेसिकली कि लेबर रिफॉर्म्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में, कि लेबर रिफॉर्म्स नहीं है. जरूर कुछ कुछ चेंजेस आ सकते हैं, मगर मेन रीजंस लेबर रिफॉर्म्स नहीं है. मेन रीजंस और बहुत सारे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया. तो दोस्तों उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई हो. बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इंडिया वर्सेस अदर स्टेट्स कंपैरिजन करेंगे, और फॉलोइंग क्लासेस में इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है, पॉलिटिकल इकोनॉमिकल हिस्ट्री, उसका भी पढ़ेंगे. तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको पसंद आई हो. अब बस इतना ही रहा.